ये कहानी शुरू होती है मेनका के ससुराल से, जहां अपनी किचन में खाना बनाती हुई मेनका एक हाथ से आंसू पोंछती जाती और दूसरे से सब्जी चलाती जाती। हमेशा सबका भला ही किया है भगवान, मैंने अपने सास ससुर को अपने पेरेंट्स के जैसे ही समझा और आज वही मेरे दुश्मन बने बैठे हैं। तभी कोकिला रसोई में आती है। और रो, अरे और जोर जोर से रोना, ताकि मोहल्ले वालों को लगे कि हम तुझे मारते हैं पीटते हैं। ये भी कसर मत छोड़ना बहू। नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं, मैं तो अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। आज मेरी गोद भरी होती तो ये सब होता ही नहीं। अरे तो कर लेना हरी, इसी दिन के इंतज़ार में तो मेरी ज़िंदगी के 2 साल और कम हो गए, पर आज तक वो दिन नहीं आया। और काम करना है तो कर, वरना आंसू गिराते हुए खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा खाना कभी शरीर को लगेगा ही नहीं। मेनका की शादी को आज पूरे 2 साल हो गए थे, पर भगवान ने आज तक उसे माँ बनने की खुशी से दूर ही रखा था। पहले तो मेनका का ससुराल उसके लिए सपनों का ससुराल था, पर जैसे ही दिन बीतते गए चीज़ें बदलती गई। कुछ रहा कि नहीं बहू? पता नहीं मम्मी जी, वैसे पिछले 1 हफ्ते से ना मुझे उल्टियाँ तो हो रही हैं। क्या सही में? मुझे तो तेरी चाल से ही लग गया था क्या घर में खुशखबरी आने वाली है। अरे भाई, शादी को 6 महीने पूरे हो गए हैं, अब खुशखबरी नहीं आती तो कब आती? जीती रह बहू, जीती रह, आखिर तूने मुझे एक बारिश दे ही दिया। अरे ओ कमला, रसोई से मिठाई लाकर सभी का मुंह मिठा कर। पर माँ जी, हम क्या बोल रहे हैं, आजकल ना एसिडिटी भी बहुत हो रही है लोगों को। डाइट के चक्कर में भाभी पिछले 1 हफ्ते से रात में खाना ही नहीं खा रही। हो सकता है उसी के कारण उन्हें उल्टियाँ हो रही हो। अरे मुंह जल जाए तेरा, जब भी मुंह खोलती है आप सुगन ही बोलती है। चुप कर और सभी का मुंह मिठा कर। बहुत खुश हूँ मैं मेनका, आज तुमने मुझे एक बाप बनने की खुशी दी है। आज का दिन तो मेरे लिए एक त्यौहार बन गया है। और अपनी जेब से 10,000 की नोटों की गड्डी निकालकर अपनी पत्नी के सर से वारता हुआ रंजीत कमला के हाथों में रख देता है। इसी तरह 15 दिन और बीत जाते हैं और एक सुबह अपना पेट पकड़कर कमरे में मेनका लोट पोट करने लगती है। ये तुम्हें अचानक क्या हो गया मेनका? कहीं तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे के कारण तो ये सब नहीं हो रहा? रुको, मैं अभी माँ को बुला कर लाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मम्मी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पीरियड्स आए रंजीत, मतलब मेरे पेट में कोई बच्चा था ही नहीं। क्या? हाँ। पर माँ को इस बात का पता चला तो उन्होंने तो पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट दिया था कि इकलौता वारिस आने वाला है। ये बात कोकिला के कानों तक पहुंचने से कब तक बचती, और जैसे ही कोकिला को पता चलता है कि उसकी बहू माँ नहीं बनने वाली है तो कोकिला चिढ़ जाती है। अब आगे भी आए दिन कोकिला बस मेनका से एक ही सवाल पूछती और हर बार जवाब आता ना। इसी तरह 2 साल निकल जाते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं मेनका की इज्जत सभी की नज़रों में गिरती जाती है। और फिर एक रोज़, तेरी बड़ी भाभी इस जन्म में मुझे खुशखबरी देने से रही। अब मेरी एक आखिरी उम्मीद तू ही है बेटा। तेरी ही पत्नी मुझे मेरे पोते का मुंह दिखाएगी। मैं ना अभी तेरे लिए लड़की देखना शुरू कर देती हूँ। और हवा से भी तेज़ रफ्तार में कोकिला अपने दूसरे बेटे के लिए लड़की की तलाश करना शुरू कर देती है। और एक ही महीने के अंदर कोकिला नेहा के साथ अपने बेटे का रिश्ता पक्का कर दोनों की शादी भी करवा देती है और नेहा को अपने घर बहू बनाकर ले आती है। दरवाजे पर खड़े अपने देवर देवरानी की आरती उतारने के लिए जैसे ही मेनका दरवाजे पर जाती है, कोकिला उसे रोक देती है। रुक जा मेनका, नेहा बहू का अपने ससुराल में स्वागत तेरा मुंह देखकर हुआ ना, तो उसकी खुली कोख भी बन जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है तुझे दरवाजे पर जाने की। मेरी बहू की आरती मैं उतारूंगी। कोकिला दरवाजे पर खड़े नए शादीशुदा जोड़े की आरती करती है। दूधो नाव पूतो फलो बहू, अब बस जल्द से जल्द तू मुझे दादी बना दे बहू। जी मम्मी जी, आप बेफिक्र रहिए। अगली सुबह दोनों बहुएं अपने कमरे से बाहर आती हैं और अपनी सास के पैर छूती हैं, पर कोकिला सिर्फ और सिर्फ अपनी छोटी बहू को ही आशीर्वाद देती है और बड़ी को नहीं। मेरे सारे आशीर्वाद तो तेरे सामने फेल हो गए बड़ी बहू। अब बच्चे का आशीर्वाद देकर भी क्या फ़ायदा? कम से कम मेरे बेटे को पत्नी का सुख तो देती रहे ना, जीती रह। भगवान करे नई बहू के पैर तेरे लिए शुभ हो और तुझे जल्द एक बाल गोपाल हो जाए। इसके बाद अपनी पहली रसोई की तैयारी करने नेहा रसोई में जाती है और कुछ देर बाद मेनका भी रसोई में जाती है। एक साथ इतने सारे लोगों का खाना आप कैसे बना लेती हैं भाभी, और वो भी तीनों टाइम? मैं तो नाश्ते की तैयारी करने में ही पस्त हुई जा रही हूँ। हाय मेरी कमर,
अभी तो बस सब्जियां कटी हैं, कैसे होगा सब कुछ? बाहर कौन जान रहा है कि अंदर खाना तू बना रही है या मैं? ये ले टेबल, तू आराम से यहाँ बैठ, मैं अभी फट से सारी तैयारियाँ कर देती हूँ। बस जब मम्मी जी आए ना तो उनके सामने तू खाने में तड़का लगा देना और 1-2 रोटियाँ सेक देना। ओ भाभी, थैंक यू। और इसी तरह कोकिला की दोनों बहुएं आपस में ट्यूनिंग करके नेहा की पहली रसोई की तैयारी कर लेती है। आहा, एक नंबर, क्या खाना बनाया है। वाकई। सभी मेनका के हाथों के खाने को नेहा का समझकर उसकी बड़ी तारीफ करते हैं और इसी तरह नाश्ते का काम निपट जाता है। दोपहर के वक्त, भाभी ये इतने सारे कपड़े निकाल दिए मम्मी जी ने, मैं इन्हें कैसे धोऊं? ऊपर से मम्मी जी तो वॉशिंग मशीन भी ऑन नहीं करने देती। तू जा दाल चावल की तैयारी कर, कपड़े मैं निपटा देती हूँ। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती भाभी, मैं यहाँ घर के कामकाज ही नहीं संभाल पा रही हूँ तो बाद में बच्चा कैसे संभालूंगी? और यहाँ मम्मी जी रोज़ मुझे गुड न्यूज़ के बारे में पूछती रहती हैं। अरे मैं प्रेग्नेंट रह गई तो 9 महीनों में कहीं परलोकी ना सिधार जाऊँ। अरे हट पगली, जो भगवान बच्चा देता है ना वो उसे संभालने की ताकत भी देता है, और बाकी मैं तो हूँ ही। एक सुबह नेहा अपनी जिठानी के कमरे में आती है और खुशी से उनके गले लग जाती है। भाभी भाभी, आई एम प्रेग्नेंट। अरे वाह नेहा, अब तो मम्मी जी बहुत खुश हो जाएंगी। रुक तू, पहले मैं तुझे काला टीका लगा दूँ, फिर सब बता। और इस तरह ये बात पूरे घर को पता चल जाती है। उस दिन के बाद कोकिला तो हर वक्त अपनी बहू के साथ साये की तरह घूमती रहती। आखिरकार नेहा उसे दादी जो बनाने वाली थी। तो किसी भी तरह घबराना मत बहू, तू बस बच्चा पैदा कर ले, पाल तो उसे मैं दूंगी। और ऐसा मत करना कि आजकल की लड़कियों की तरह एक ही बच्चा करके ऑपरेशन करवा लिया। पहले बच्चे के बाद लगते ही अगर तू फिर से पेट रही ना तो मुझे फट से बता देना। ठीक है मम्मी जी, वो क्या है ना, दिन भर घर पर बैठ बैठ कर बोर हो गई हूँ मैं, भाभी के साथ बाहर घुमाऊँ? अच्छा ठीक है जा, पर ध्यान से जाना बेटा। दोनों बहुएं बाहर मार्केट जाने के लिए निकलती हैं कि पड़ोस की सुषमा मेनका को देखते ही कहती है, सब किस्मत का खेल है। जेठानी के सामने ही देवर की शादी हुई और अब देवरानी को बच्चा होने वाला है। इस बेचारी को अब तक बच्चा नहीं हुआ। नेहा, हम बाद में घूमने चले क्या? इस खुशी के माहौल में भी मेनका पर माँ बनने का प्रेशर बरकरार ही था। इसी तरह 9 महीने बीत जाते हैं और नेहा एक छोटी सी बच्ची को जन्म देती है। लाओ लाओ नर्स, मेरी लाडो को मेरी गोद में दे दो। कोई बात नहीं बहू, बेटी हुई तो क्या हुआ, दिल छोटा मत कर। अरे भगवान करे अगली बार तुझे बेटा ही हो। हाँ, कोकिला को एक पोता तो नहीं मिला, पर उसे इस बात की खुशी थी कि कम से कम वो दादी तो बन गई। एक सुबह सुरेश अपनी पोती को अपनी गोद में खिला रहा था कि वो अपने दादा की गोद में सुसु कर देती है। ये लड़की भी ना, पकड़ बहू इसे, इसके कपड़े बदल दे। आप छुटकी को मम्मी जी को पकड़ा दीजिए ना पापा जी, मम्मी जी इसे संभाल लेंगी। सुबह से इसे खिला खिला कर मेरी कमर अकड़ गई है। अरे वो खिलाएगी इसे, रहने दे बेटा। वो तो 2 मिनट छुटकी को खिलाती है और मुझे पकड़ा कर चली जाती है। उससे ना संभलने वाली तेरी बेटी। तभी मेनका वहाँ आती है। लाइए इसे मुझे दे दीजिए, तुम आराम करो नेहा, मैं संभालती हूँ छुटकी को। और उस दिन जो मेनका छुटकी को अपनी गोद में लेती है, उस दिन के बाद तो छुटकी उसी की हो जाती है। छुटकी को नहलाना, तैयार करना, खाना खिलाना, सारी जिम्मेदारी मेनका पर ही आ गई थी और वो ये सब खुशी खुशी कर भी रही थी। एक रात जब करण और नेहा के बीच छुटकी सो रही थी, अचानक ही वो उठकर रोने लगती है। मैंने पहले ही कहा था इसे भाभी के पास सुला दो, पर नहीं, अब कौन चुप करवाएगा इसे। रुको ना, मैं अभी इसे भाभी को देकर आती हूँ। नेहा छुटकी को मेनका को देकर सोने चली जाती है। पूरी रात मेनका ही छुटकी को अपने कंधे पर लेकर सुलाती रहती है। ये सब कुछ कोकिला देख रही थी कि किस तरह बच्चे को जन्म तो नेहा ने दिया था, पर उसे पाल रही थी मेनका। 2 साल बाद अब फिर से नेहा प्रेग्नेंट रहती है। एक और बच्चा? नहीं 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 भाभी, मुझसे अब एक और बच्चा नहीं संभाला जाएगा, एक बच्चे में ही मैं आधी हो गई हूँ। तभी रसोई में कोकिला आकर कहती है, अरे तो तू कौन सा पहला बच्चा संभाल रही थी, दे देना अपना दूसरा बच्चा अपनी जेठानी को। यहाँ तुझे दूसरा बच्चा होने वाला है और तेरी जेठानी अभी भी बच्चों के प्यार से वंचित है। बहुत सगी हो तुम दोनों,
तो बच्चा तो बांट ही सकती हो, है कि नहीं? हाँ मम्मी जी ठीक कह रही हैं भाभी, मेरा दूसरा बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की, उसे होते ही ना मैं आपको सौंप दूंगी। दिन बीतते जाते हैं और नेहा को फिर से इस बार एक बेटी होती है। अस्पताल से जैसे ही अपनी बेटी को नेहा घर लेकर आती है, वो दरवाजे पर ही उसे मेनका के हाथों में सौंप देती है। अरे कोई मेरी बेटी का टीका करो, और उसकी माँ का भी। काफ़ी दर्द सहकर नेहा ने इसे जन्म दिया है। पर टीका तो मेरा होना चाहिए ना, क्योंकि माँ तो इसकी मैं हूँ। मेरी आंखों का तारा है मेरी नैना। जाइए मम्मी जी, आरती की थाली लेकर आइए। बच्ची के गोद में आते ही जैसे मेनका एक ही पल में पूरी तरह बदल गई थी और तभी अपनी बड़ी माँ के पीछे धीरे धीरे चलकर छुटकी हॉल में पहुँच जाती है। हे भगवान, ये लड़की भी ना। सुन लो नेहा, अब छुटकी की जिम्मेदारी मेरे सर पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी नैना को संभालूंगी। मैं अब छुटकी को नहीं संभाल पाऊंगी। हाँ भाभी आप फिक्र मत कीजिए, वैसे भी अब छुटकी बड़ी हो गई है, मैं इसे संभाल लूँगी। छुटकी को गोद में उठाकर नेहा अपने कमरे में चली जाती है और कुछ 10 मिनट के बाद ही उसे नैना के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। लगता है नैना को भूख लग रही है, मैं उसे दूध पिला देती हूँ। नेहा उठकर मेनका के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि मेनका 2 दिन के बच्चे को बोतल का दूध पिला रही है। 2 दिन की बच्ची को बोतल का दूध? अरे भाभी मैं तो यहीं हूँ, मैं पिला देती हूँ नैना को दूध। अरे तू कैसे इसे दूध पिलाएगी? तू इससे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है, वरना बच्ची को तेरी आदत पड़ गई ना, फिर वो कभी मेनका को अपनी माँ मानना नहीं चाहेगी। वैसे बच्चे भी तो पलते हैं जिनकी माँएँ नहीं होती, तो फिक्र ना कर, मेनका देख लेगी। अपने बच्चे की फूट फूट कर रोने की आवाज़ सुनने के बाद भी नेहा को वापस अपने कमरे में आना पड़ता है। हे भगवान, मेरा दिल टूटा जा रहा है। मेरी बेटी भूखी है, कैसे रह रही होगी वो। नेहा बार बार अपने कमरे में चक्कर काट रही थी और लगातार नैना के रोने की आवाज़ उसका कलेजा चीर रही थी और कुछ देर बाद ही रोने की आवाज़ बंद हो जाती है। चलो अच्छा है, नैना चुप तो हो गई, एक बार जाकर उसे देख आती हूँ। नैना मेनका के कमरे में जाती है और वो क्या देखती है कि उसके कमरे में कोई है ही नहीं। नैना अकेली ही बिस्तर पर सो रही है। नैना, ये कैसी लापरवाही है भाभी की, नैना को अकेला छोड़ दिया। बिस्तर पर अगर करवट लेती हुई नीचे गिर गई तो। भाभी, भाभी कहाँ हैं आप? आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। क्या हो गया? बाथरूम में नहाओ भी नहीं क्या? भाभी आप इसे अकेली क्यों छोड़कर चली गई? मुझे कह दिया होता, मैं यहाँ आ जाती। तेरी बड़ी बेटी को भी मैंने ही पाला है ना, तो मुझे मत सिखा बच्चे कैसे पाले जाते हैं। और नैना मेरी बेटी है, उसे किस तरह रखना है वो मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और कपबोर्ड में से गर्म कपड़े निकालकर मेनका नैना को पहनाने लगती है। भाभी डॉक्टर ने कहा था इतने छोटे बच्चे को इस मौसम में स्वेटर पहनाने की ज़रूरत नहीं होती, इससे नैना को ईचिंग हो सकती है। तुम अभी तक गई नहीं? मेरे सर पर नाचो। अरे नेहा, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं। इतना ही प्यार है बच्चे से तो छुटकी को पा लिया होता, उसे तो मेरे कमरे में फेंक कर चली जाती थी तुम। और इस तरह मेनका नैना के साथ लापरवाही करती ही जाती है। कुछ देर बाद इतनी छोटी सी बच्ची को गोद में उठाकर मेनका किचन में काम करने चली जाती है। बाहर हॉल में बैठी नैना ये सब देख रही थी। क्यों तो बार बार नैना को देख रही है? अब वो तेरी नहीं रही। हाँ बहू, और वैसे भी तेरा शरीर अभी कमज़ोर है, तो इन चीज़ों में ध्यान मत दे, जाकर कमरे में आराम कर। मेनका है ना, वो सब संभाल लेगी, उससे आदत है। और इसी तरह सुबह से रात हो जाती है। रात को सभी खाने के टेबल पर बैठे थे। मेनका के कमरे में नैना फूट फूट कर रो रही थी और मेनका आराम से सभी को खाना परोस रही थी। अब नेहा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो मेनका के कमरे से अपनी बेटी को बाहर उठाकर ले आती है। मुझे नहीं देनी आपको मेरी बच्ची, मैं अपनी बच्ची आपसे वापस लेती हूँ भाभी। मेरी बच्ची कोई बोझ नहीं है जो उसे मैं किसी को भी सौंप दूँ। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने मम्मी जी की बात मानकर आपको अपना बच्चा सौंपने का वादा कर दिया था। एक बच्चे का ध्यान उसकी माँ से अच्छा कोई और रख ही नहीं सकता, कोई भी नहीं। यही बात का एहसास तो मैं तुम्हें दिलाना चाहती थी नेहा। आज तो मैं हूँ, पर अगर कोई और होता और इसी तरह तुम उसे अपनी बच्ची सौंप देती, क्या पता वो तुम्हारी बच्ची को किस तरह रखते। अगर बच्चा पैदा करना ही है तो उसकी जिम्मेदारी खुद लो। किसी और के कहने पर या किसी और के लिए बच्चा पैदा मत करो। मैंने तो छुटकी को ही अपनी बच्ची माना था, तो नैना के साथ मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? ये सब तो मैंने बस इसलिए किया ताकि तुम अपनी बच्ची को मुझसे वापस ले लो। अरे जब भगवान ने मेरी किस्मत में बच्चा लिखा ही नहीं,
तो कोई और क्या मुझे अपना बच्चा देगा। ये क्या कह रही है तू बहू? ये जवानी की उम्र तो निकल जाएगी, पर बुढ़ापे में कौन रहेगा तेरे साथ? उस वक्त तेरा सहारा ये नैना ही तो रहेगी। मैं जानती हूँ अम्मी जी, आप मुझे कितना भी भला बुरा कहे, पर आपको मेरी फ़िक्र है, इसीलिए आपने नेहा को उसकी बेटी मुझे सौंपने को कहा। पर मैं किसी माँ के साथ गलत नहीं कर सकती। भगवान को मुझे बुढ़ापे का सहारा देना होगा तो दे देगा। और वैसे भी छुटकी और नेहा मेरी बेटियाँ ही तो है ना नेहा? हाँ भाभी हाँ। और उस दिन के बाद से दोनों बच्चियाँ अपनी माँ के साथ साथ अपनी बड़ी माँ के पास भी पलती हैं। इस वाक़ये के बाद अब नेहा में भी बड़प्पन आ गया था। वो भी समझ गई थी कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने ससुराल वालों को खुश करने के लिए बच्चा पैदा करना गलत है। निस्वार्थ भाव से मेनका दोनों बच्चियों को बड़ा कर रही थी और 5 साल बाद भगवान उसे भी माँ बनने की खुशी दे ही देते हैं। अरे बाल गोपाल हुआ है, पूरे अस्पताल में मिठाई बंटवाओ, मेरे बड़े बहू को बाल गोपाल हुआ है। राखी बंधवाने वाला आ गया भाभी। और इस दिन के बाद पूरा परिवार फिर से खुशहाल हो जाता है। आरती और सुरेश के जीवन में एक नया दौर शुरू हुआ जब उनके बेटे वेदांत ने जन्म लिया। जब आप माता पिता बनते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपके ऊपर कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी आ चुकी है। आरती और सुरेश अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए थे कि वो अपने बच्चे वेदांत को एक अच्छा पालन पोषण दे पाए। अरे ना क्यों लो ले आओ मैं सिला दे। लाओ मैं थोड़ी देर बाहर घुमा लाता हूँ, इससे चुप हो जाएगा। ठीक है, ये लो। अच्छा मेरा बच्चा आजा। अच्छा जाते जाते ना मुझे वो डायरी भी देते जाना। अब रात के 1 बजे डायरी का क्या करोगी तुम? अरे तुम दो ना, बस जाओ, इसे थोड़ी देर घुमा लाओ। अब जाओ भी। पता नहीं जब से वेदांत पैदा हुआ है पता नहीं क्या लिखती रहती हो। वेदांत के पैदा होने के बाद से ही आरती ने एक डायरी बनाई हुई थी जिसमें किसी को नहीं पता था कि आखिर वह लिखती क्या है। समय बीतता गया, वेदांत भी धीरे धीरे स्कूल जाने लगा, लेकिन आरती ने वो डायरी लिखना अभी तक नहीं छोड़ा था। अरे ज़रा अलमारी से 10,000 देना। तो वेदांत के स्कूल से फ़ोन आया था, उसके समर कैंप के लिए पैसे भरने थे, मैं भूल ही गया था। ठीक है, अभी लाती हूँ। तुमने वेदांत को तैयार तो कर दिया ना? अरे हाँ बाबा, तैयार है वो। पापा मुझे नए जूते चाहिए, ये बहुत पुराने हो गए। अच्छा बेटा, मैं ना ऑफिस से लाते वक्त लेता आऊँगा। मम्मी बाय। बाय बेटा। कहते हैं समय को बीतते वक्त नहीं लगता। कब वेदांत स्कूल से कॉलेज में पहुंच गया और कब उसकी परवरिश में आरती और सुरेश का इतना सारा वक्त बीत गया, उन्हें खुद पता नहीं चला। हमारा छोटा सा वेदांत कितना बड़ा हो गया है ना, अब वो कॉलेज में आ गया है। कितनी पढ़ाई कर रहा है। वेदांत की परवरिश में हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। उम्मीद है कि कॉलेज के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाए। हमारा वेदांत बहुत काबिल है, उसे ज़रूर एक अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी। काबिल भी है, और आपने और मैंने कितना पैसा खर्च किया है उसकी पढ़ाई पर। वो तो हर माता पिता का फ़र्ज़ होता है, बच्चे अपने पैर पर खड़ा हो जाए, माता पिता को इससे ज़्यादा क्या चाहिए। ये लो वेदांत भी आ गया। अच्छा वो आप दोनों यहीं मिल गए मुझे। अब आप दोनों से कुछ बात करनी थी। क्या हुआ बेटा? वो पापा मम्मी मेरे सारे दोस्त ना ट्रिप के लिए मनाली जा रहे हैं, प्लीज़ मैं भी जा सकता हूँ क्या? अरे वेदांत, अभी तो तुम गोवा गए थे ना बेटा, 2 महीने पहले अपने दोस्तों के साथ। हाँ मम्मी मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं आप दोनों से बस पूछ रहा हूँ कि क्या मैं जा सकता हूँ, अगर नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा, कोई बात नहीं। अरे यही तो उम्र है घूमने की इनकी। जाओ जाओ बेटा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डलवा देता हूँ। सच पापा? अरे हाँ भैया जाओ, मैं तुम्हारी उम्र में बहुत चाहता था लेकिन मैं नहीं जा पाया, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकना चाहता हूँ। तुम जाओ, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। थैंक यू पापा, मैं अभी अपने दोस्तों को बता कर आता हूँ। तुमने अपने लिए कभी कुछ किया है? तुम तो ये मत ही कहो, तुम घर का काम भी करती हो और ऑफिस का भी, और सारे पैसे तुम बस इस वेदांत के भविष्य के लिए बचाती रहती हो। अरे अब एक ही तो बेटा है हमारा। अच्छा वो ज़रा मेरी डायरी तो देना। अरे इस डायरी का चक्कर क्या है, अभी तक चल रही है तुम्हारी डायरी? अरे कुछ नहीं, दो ना, बस यूं ही। वेदांत ने कॉलेज पूरे होने के बाद एक अच्छी सी कंपनी में जॉब कर ली और बहुत मेहनत से अपना मकाम बनाया। अपने पैसों को जोड़कर अपनी कंपनी भी शुरू करने का उसने सोच लिया था। ये तो बहुत अच्छी बात है वेदांत, तुम अपना काम शुरू करना चाहते हो। हाँ पापा, मैंने काफ़ी सारे पैसे जमा कर लिए जॉब से, लेकिन बस कुछ ही पैसे कम हो रहे हैं। अरे कोई बात नहीं,
पापा और मैंने कुछ पैसे बचा के रखे हैं तुम्हारे भविष्य के लिए। हमें पता था कि शायद कभी तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। थैंक यू पापा, अब मैं अपना काम शुरू कर सकता हूँ। भगवान तुम्हें तरक्की दे हर काम में। माता पिता के आशीर्वाद के साथ वेदांत ने अपना नया काम शुरू कर दिया था। वो दिन रात मेहनत कर रहा था सफल होने के लिए, और 2 सालों की कड़ी मेहनत के बाद आज उसकी कंपनी ने मार्केट में काफ़ी बड़ा नाम कमा लिया था। आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है वेदांत को, सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। कौन माता पिता होंगे जो बच्चे की सफलता पर खुश नहीं होंगे। अब देखना पापा, इस कंपनी को मैं कितना आगे तक लेकर जाता हूँ। अरे वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है शादी की, 28 के हो चुके हो। तुम्हारी उम्र में तो मैं पापा बन चुका था और अभी तक तुमने शादी भी नहीं की। अरे पापा, अभी तो कंपनी को और आगे ले जाना है। हाँ हाँ, वो सब तो आगे भविष्य में होता ही रहेगा, हम कहाँ मना कर रहे हैं तुम्हें। लेकिन अब तुम्हें अपनी शादी के बारे में भी सोचना चाहिए बेटा। दरअसल माँ, एक लड़की है सोनिया, मुझे काफ़ी पसंद है। वो मेरे साथ कॉलेज में ही थी। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया, हमें क्या एतराज़ हो सकता है। अरे भाई, हमने तो तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। तुम उससे बात कर लो, फिर हम उसके घर वालों से बात कर लेंगे। ठीक है, मैं आज ही उससे बात कर लेता हूँ। वेदांत और सोनिया एक दूसरे को काफ़ी लंबे अरसे से पसंद करते थे और दोनों के माता पिता भी इस रिश्ते से खुश थे, इसलिए उन्होंने कुछ ही वक्त में शादी करने की सोच ली। सारे कार्ड पर नाम लिख दिया ना आरती? हाँ, लिखते लिखते कमर में दर्द हो चला अब मेरे। अब हमारी भी तो उम्र हो चली है ना, क्या कर सकते हैं। अब तो बस वेदांत की शादी हो जाए, मैं घर की सारी जिम्मेदारी इन दोनों को सौंप दूंगी और हम दोनों घूमेंगे, जो हम जवानी में नहीं कर पाए थे। हाँ हाँ पक्का। मैंने तुम्हें ज़िंदगी में हमेशा काफ़ी संघर्ष दिया है। अब वेदांत भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया है और अब हम भी अपना जीवन एक दूसरे के साथ अच्छे से एंजॉय करेंगे, तीर्थ पर जाएंगे। और तुम्हें तो कितने सालों से मनाली जाना था ना, वहाँ भी चलेंगे। मम्मी पापा, अच्छा हुआ आप लोग यहीं मिल गए। ये कुछ मेरे दोस्तों के तोहफे हैं, इन्हें भी प्लीज़ पैक कर दीजिए ना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी काम आ गया है। अच्छा ला बेटा, मैं पैक कर देती हूँ। थैंक यू। शाम को मैं सोनिया के साथ अपने कपड़े पसंद करने जाऊँगा, इसलिए आने में देरी हो जाएगी। ठीक है बेटा, हम शाम को तेरी शादी का न्योता देने जाएंगे, तो आराम से काम ख़त्म कर लेना। वेदांत की शादी की तैयारियां बड़े ही ज़ोरों शोरों से चल रही थी और 1 महीने के अंदर उनकी शादी बड़े ही धूमधाम से हो गई। शादी की थकावट इतनी हो गई है कि पूरा शरीर टूट रहा है। हाँ भाई, इतनी भाग दौड़ हो गई कि अब लगता है कुछ दिन बस ऐसे ही बैठा रहे, कुछ भी ना करे। सच का, अब तो मुझसे ना घर का काम भी नहीं हो रहा है। अरे कोई बात नहीं, कुछ देर आराम कर लो। मम्मी पापा, मैं और सोनिया अपने हनीमून पे जा रहे हैं, हमें 10 दिन लग जाएंगे। हाँ हाँ बेटा, जाओ जाओ, यही तो उम्र है तुम्हारी घूमने की। जाओ आराम से एंजॉय कर लो। हाँ, उसके बाद तो फिर गृहस्थी में ही इंसान बिजी हो जाता है। तुम दोनों अच्छे से एंजॉय कराओ। हाँ माँ जी, वैसे भी आप दोनों घर में है ना, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम चलते हैं। सोनिया को इस बात का बुरा लग जाता है कि आरती ने कहा कि उसकी बात तो गृहस्थी ही संभालनी है ना। वो नाराज़ होकर वेदांत से कहती है, तुम्हारी मम्मी का मतलब मैं समझ गई थी। वो ये कहना चाहती है कि उसके बाद मुझे ही घर का काम करना होगा, रसोई संभालना और घर का काम। अरे नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कह रही थी। अरे तुम जानते नहीं, सास बनती ही पता नहीं औरतों को क्या हो जाता है। वो खुद की गद्दी की हुकूमत छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, समझे। मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगी। अरे हाँ बाबा, तुम्हें कौन रोक रहा है, तुम वो करो जो तुम्हें करना है, ठीक है। जहाँ एक तरफ सोनिया और वेदांत हनीमून पर गए थे, वहीं शादी की थकावट के बाद अब आरती की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और जब वेदांत और सोनिया घर आए तब वो अपने माता पिता से कहने लगी, अरे माँ, अपने डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? हाँ दिखाया, उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा थकावट के कारण आरती की तबीयत खराब हो गई है। बुरा मत मानिएगा मम्मी जी, लेकिन मेरे माता पिता ने भी शादी की तैयारियां की हैं, लेकिन वो तो आपकी तरह ऐसे बिस्तर पर नहीं पड़े हैं। शायद मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ ना, इसलिए बेटा। ठीक है, आराम करिए, हम भी अभी अभी घूम के आए हैं, हम दोनों भी थक गए हैं। चलो वेदांत। हाँ चलो। शादी होते ही वेदांत का रवैया अपने माता पिता के प्रति कुछ बदल सा गया था। अब उनकी छोटी छोटी बातें भी परेशान करने लगी थी। वेदांत, मेरे दोस्त का बेटा आज तुम्हारे ऑफिस आने वाला है, उसे काम की ज़रूरत है, तुम ज़रा देखना अगर उसे कोई काम मिल जाए तो। पापा, मैंने कंपनी खोली है, कोई धर्मशाला नहीं कि किसी को भी काम पे रख लूँ।
अरे नहीं बेटा, उसका बेटा बहुत काबिल है। हाँ जानता हूँ कितना काबिल होगा, तभी आपके दोस्त मेरी मदद मांग रहे हैं ना। आप भी ना पापा खाली बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। आगे से किसी को भी मेरे ऑफिस में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है बेटा, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। तुम गुस्सा मत हो, पापा और मम्मी का तो अब ये रोज़ का हो गया है, किसी न किसी बात पर तुम्हारा मूड खराब करते ही रहते हैं। जबान संभाल कर बात करो सोनिया, ये कैसे बात कर रही हो तुम अपने सास ससुर से? मैं अपने पति की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ तो मैं भी अपने पति का मूड बार बार खराब होते नहीं देख सकती। वेदांत तुम देख रहे हो ये कैसे बात कर रही है हमसे? मम्मी शुरुआत तो पापा ने की थी ना, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। वेदांत! आरती जाने दो, बच्चे हैं, बात को मत बढ़ाओ। जब से आप सास बनी है तब से पता नहीं आपको क्या ही हो गया है। जब देखो सोनिया को सुनाती रहती है, उससे झगड़ती रहती है। अच्छा, और जब से तेरी शादी हुई है पता नहीं तुझे क्या हो गया है। सिर्फ सोनिया का पति नहीं है तू, हमारा बेटा भी है, वो तू भूल चुका है। देखा, इन्हें इसी बात से जलन हो रही है कि तुम मेरी बात मानते हो। ये भी ना दूसरी सासू की तरह ही निकली। मैं दूसरी सासों की तरह होती ना बहू, तो आज तेरी हिम्मत नहीं होती मुझसे इस तरह बात करने की। बस माँ, अब क्यों बात को आगे बढ़ा रही हो? मैं आगे बढ़ा रही हूँ या तुम दोनों अपनी तमीज भूल रहे हो? आपसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, जा रहा हूं मैं। अब तो आए दिन ये तमाशे होते ही रहते। वेदांत अपने माता पिता की कोई बात अब नहीं मानता था, उल्टा उन्हें ही सुनाकर चला जाता था। मैं तो कहती हूँ कि हम जो सोच रहे हैं ना वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हाँ वैसे भी मुझे अपनी कंपनी को तो बढ़ाना ही है विदेश में, तो हम विदेश चलते हैं सबसे दूर, जहाँ ये रोज़ रोज़ की चिकचिकी ना हो। मैं कहती हूँ सारी तैयारियां करने के बाद ही उन्हें बताएंगे, वरना वो तो कोई ना कोई बहाना बनाकर हमें इमोशनल ब्लैकमेल करके रोक लेंगे। लेकिन फिर वो दोनों यहाँ अकेले कैसे रहेंगे सोनिया? अरे वो दोनों इतने बूढ़े थोड़ी ना है, और हम कभी कभी उनसे मिलने आ जाया करेंगे, और हर महीने पैसे भी तो भेजेंगे ना। और क्या कर सकते हैं हम अपना फर्ज तो निभा रहे हैं। बात तो तुम्हारी सही है, वैसे भी यहाँ रहकर इनकी रोक टोक सुननी पड़ रही है हमें। इससे अच्छा है कि हम विदेश में ही सेटल हो जाते हैं। हाँ तुम जाने की ना सारी तैयारियां कर लो, फिर उन्हें अंत में सब कुछ बताएंगे। सोनिया और वेदांत ने वक्त रहते अपने विदेश जाने की सारी तैयारियां कर ली, और तो और आरती और सुरेश को इसकी कानों कान भी खबर नहीं होने दी। ये लीजिए आपकी चाय। आजकल ये दोनों दिखाई नहीं देते। पता नहीं हमें कहाँ कुछ बताते हैं दोनों। मम्मी पापा, हम दोनों को आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? पापा मैं और सोनिया हम दोनों लंदन शिफ्ट हो रहे हैं। हमने सारी तैयारियां कर ली है, अगले हफ्ते हम जा रहे हैं। क्या? अगले हफ्ते? और तुम दोनों ने हमें कुछ भी नहीं बताया बेटा? पापा हम दोनों कभी कभी आ जाया करेंगे आपसे मिलने, और हर महीने मैं आपको पैसे भी भेज दूंगा। पैसे? तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे साथ पैसों की वजह से है? हाँ तो पापा इस उम्र में आप काम तो कर नहीं पाएंगे, आपको पैसे दे दूंगा, आप अपना खर्चा निकाल लेना। सही तो कह रहा है वेदांत, वो हमारा खर्चा देना चाहता है तो सही बात है ना। एक मिनट, हाँ बेटा अभी आती हूँ। आरती अपने कमरे में जाती है और एक डायरी अपने हाथ में ले आती है और उसे वेदांत को देती है। ये क्या है मम्मी? ये वही डायरी है बेटा जो मैंने तुम्हारे जन्म से लिखी है। इसमें वो सारा खर्चा है जो हमने तुम पर किया है। 10 करोड़ 11 लाख रुपए? हाँ, इतना ही नहीं, हमने जो रातें तुम्हारी परवरिश में बिताई है, बिना सोए हुए, बिना खाए हुए। जब तुम्हें बुखार होता तो हम तुम्हें लेकर घूमते। जब जब तुमने कहा, हमने अपनी ख्वाहिश मारकर तुम्हारे सपनों को पूरा किया। हमने पिछले 30 सालों में जो भी तुम पर खर्च किया है ना, वो सब इसमें है। इसका एक एक रुपया अब हमें वापस करो। तुम्हारे पापा ने तुम्हें जो कंपनी के लिए पैसे दिए, हमने तुम्हारी शादी में जो भी काम किया, अपना वक्त दिया, वो भी सूद समेत वापस करो हमें। वो सब कुछ वापस करो जो एक माता पिता ने तुम्हें पिछले 28 सालों में दिया है, लेकिन तुमने अपने 2 साल की शादी में उसे भुला दिया। तुम्हारे पापा हमेशा मुझसे कहते थे कि क्या लिख रही हो इस डायरी में। मैंने अपने एक एक पल का हिसाब रखा है। मैं तो कहती हूँ दुनिया में हर माता पिता को ये डायरी रखनी चाहिए, क्योंकि जब बेटा बड़ा होकर कहता है ना कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, तो माता पिता उसके मुंह पर ये डायरी मार सके। अब कहो बेटा, ये सब हमें वापस लौटा सकते हो तुम वेदांत? वेदांत की आंखें शर्म से झुक चुकी थी।
उसकी आंखें नम हो चुकी थी। उसने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी पापा। पता नहीं मैं क्या समझने लगा था खुद को। मैं भूल गया था कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो आप दोनों की बदौलत हूं। मेरा अस्तित्व ही आप दोनों की वजह से है। मुझे माफ कर दीजिए। इस डायरी को देखने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि माता पिता होना कितना मुश्किल होता है। मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, मैं भी आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। मुझे इस ससुराल में आए बस 2 साल हुए हैं। मैं कैसे आपको खुद से तोलने लगी। आप दोनों की जगह और एहसान तो कोई भी नहीं चुका सकता। इस दुनिया में कोई भी संतान अपने माता पिता का कर्ज नहीं चुका सकता, कभी नहीं। जब आप अपने माता पिता से कहते हैं कि उन्होंने आपके लिए किया ही क्या है, तब आप बस उन सालों को याद करिए जिनमें उन्होंने अपनी नींद तक को आप पर वार दिया होता है। इससे आपको एहसास होगा कि माता पिता का एहसान कोई नहीं चुका सकता है। ओहो, सुबह सुबह ये लंबा सा अलार्म, इसी से पूरे घर की नींद खुलती है। माफ करना, बदबू नहीं है, सिर्फ हवा है, हवा। यार क्या है, इतनी देर तक कौन पाता है? छी। अरे नेचुरल है जी, कैसे बात करते हैं। मैं तो बस कुछ सेकंड ही पाती हूँ। मेरे दादाजी वो तो घंटों घंटों पाते थे और मेरे पापा आधे घंटे से कम की कोई बात ही नहीं होती थी जी। अरे मैं तो उन लोगों के सामने ना कुछ नहीं हूँ। हाँ। तभी वहाँ सास आ जाती है। काशी में घर लिया था, सोचा था सुबह मंदिर के शंख नगाड़ों से, शिव की आरती से, अरे शंखनाद से नींद खुला करेगी। लेकिन कहाँ, भाग्य में जब बहू की लंबी पात से उठना लिखा हो तो क्या शंखनाद। हरिओम हरिओम। तो ये है दीपा। दीपा की पादने की आदत थी। ये कोई बीमारी नहीं थी, बस शरीर के अंदर की बनावट ही ऐसी थी कि ना चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी आवाज निकल जाती थी। अरे बहू, किसी अच्छे वैद्य को क्यों नहीं दिखाती तू? अरे हर किसी का इलाज है तो इसका क्यों नहीं? सही कह रही हो माँ, मैं सारी दुनिया को वैद्य विद्यानंद के बारे में बताता फिरता हूँ। फिर यह तो घर की बात है, कल ही वैद्यराज को दिखा कर लाता हूँ। क्या है, तुम लोग मेरी खानदानी परंपरा के पीछे क्यों लगे हो? अरे पादना जरूरी होता है, अंदर की सारी गंदी गैस निकलती है। और बोलकर बहू फिर 1-2 मिनट की लंबी पाद मारती है। चलो माँ, इसे तो मैं मैदान में छोड़ाता हूँ, वहां उसे जो करना है करे, जैसे पाद ना हो पाद। दिन बीत रहे होते, लेकिन बहू के पादने की आदत खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर एक रोज, दीपा गुड न्यूज है, मेरी नौकरी विदेश में लग गई है और अब हम अमेरिका में रहेंगे। दीपा एक बड़ी सी पाद मारती है और फिर अरे वाह, मजा ही आ जाएगा। हाँ सच्ची, तू यहाँ से जाएगी तो कम से कम हमारा बुढ़ापा तो ठीक से कटेगा, नहीं तो तेरी ये लंबी लंबी पाद से घर का सारा वातावरण दूषित रहता था। माँ, लेकिन वहाँ विदेश में ये ऐसा करेगी तो मैं सोसाइटी में कैसे नजर मिला पाऊंगा? अब एक काम करते हैं दीपा, तुम कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ, मैं पहले वहाँ सेटल हो जाऊं, घर देख लूं, फिर तुम्हें लेकर चलूंगा। दीपा परेशान हो जाती है। वो पति से गिड़गिड़ा कर कहती है, प्लीज ऐसा मत करो, ये मेरे हाथ में तो नहीं है ना। सुनो ना प्लीज, मुझे भी लेकर चलो। अरे मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? देखो, या तो ये आदत छोड़ दो, नहीं तो अकेली रहो। मेरी नौकरी लग गई है विदेश में, मैं तो चला। अगर तुम्हें मेरे साथ आना है तो इस खानदानी परंपरा से छुटकारा लेना ही होगा, नहीं तो फिर कोई गोरी मैम देख लूंगा मैं। पति दीपा को छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद, देख दीपा, बेटे के कारण हम रोज रोज की तेरी लंबी लंबी बात बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। निकल यहाँ से। और हाँ, सारा सामान ले जाना तेरा, एक रुमाल नहीं चाहिए हमें।
वैसे भी अब तो हमारी गोरी बहू आएगी। कैसी बात कर रही है माँ जी? आप तो जानती हैं मैं रवि से कितना प्यार करती हूँ। हाँ तो करती होगी, मेरा बेटा है ही इतना हैंडसम कि कोई भी प्यार करे। लेकिन देख, वो तुझसे प्यार नहीं करता। सास दीपा को घर से निकाल देती है। वो मायके जाती है और उदास सी रहने लगती है। फिर एक रोज, अरे दीपा, इतनी ज्यादा गैस क्यों बनती है तुझे? तेरे पापा का तो मैंने इलाज करवा दिया है, तेरा भी करवा देती हूँ। माँ मैंने सब करके देख लिया। वो वैद्यराज जी बोल रहे थे कि 1-2 साल में खुद ही बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन हाँ, लेकिन तब तक तो तेरा घर बिखर ही गया ना। पर दीदी, आप परेशान ना हो। जो लोग आपकी बीमारी को ना समझे वो क्या आपका साथ देंगे? छोड़ो, जाने दो जीजू को। आप अपनी पढ़ाई पूरी करो, और भूल गई हो तो ये मेडल्स देखो जो आपने अपनी पढ़ाई से जीते हैं। दीपा पूरे घर में लगे उसके मेडल देखकर याद करती है कि कैसे वो पढ़ने में सबको मात दे देती थी, लेकिन रवि के प्यार में उसे सब कुछ छोड़ दिया था। फिर वो कमरे में जाती है। मेरी इकोनॉमिक्स की किताब, इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। तो देर कैसी, फिर से शुरू कर दो पढ़ना, क्यों दीदी? दीपा की जिंदगी में जब कुछ नहीं होता तो वो धीरे धीरे पढ़ाई में दिमाग लगाती है। और फिर एक दिन, देख दीपा, तेरा रिजल्ट आ गया है। तूने तो पूरे इंडिया में टॉप किया है। देख तेरे फोटो पेपर में। देश को सच्ची एक अच्छी इकोनॉमिक्स की जरूरत है। तुम मंत्रालय में नौकरी के लिए क्यों नहीं ट्राई करती दीपा? सही कह रही हो माँ। वैसे भी नए टैलेंट की कद्र होती है और सरकार भी काफी सारी सहायता देती है। दीपा नौकरी के लिए अप्लाई करती है और उसकी नौकरी भी लग जाती है। इंटरव्यू के वक्त दीपा जैसे ही अंदर जाती है वो जोर से बात देती है। छी छी छी, ये क्या? बीमारी है, ये बोलकर वो फिर से बात देती है। दूसरे सर कहते हैं, आप तो सिलेक्ट हो, लेकिन जब तक आपकी बीमारी ठीक नहीं होती आपको हमारे अमेरिका वाले ऑफिस में बैठना होगा। छी, जल्दी निकलिए बाहर यहाँ से, और बाहर से ऑफर लेटर भी ले लेना। दीपा बाहर जाती है। अमेरिका का नाम सुनकर उसे रवि की याद आ जाती है। काश मैं रवि को ये बात बता पाती, तभी वो फिर से बातती है। लेकिन वो मुझे क्यों अपनाएंगे? दीपा अमेरिका जाती है, जहाँ वो अच्छे से बड़े मकान में रहती है, लंबी सी कार में घूमती है और अच्छे से ऑफिस में काम करती है। एक रोज वो किसी दुकान में जाती है जहाँ उसे रवि काम करता दिखता है। रवि उसे देखकर उसके पास आता है। दीपा, तुम तो बिल्कुल फिरंगी लग रही हो। वैसे गोरी तो तुम भी कम नहीं थी। रवि, ये क्या हालत बना रखी है? और तुम यहाँ दुकान में क्यों नौकरी कर रहे हो? दीपा, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया तो मेरे साथ भी गलत हुआ। मैंने जिस गोरी से शादी की वो मेरा सब कुछ लूट कर ले गई। मुझे रास्ते में मरने के लिए छोड़ दिया। मेरे पास तो घर वापस जाने के पैसे भी नहीं है, नौकरी भी छूट गई। दीपा रवि को अपने घर ले आती है। नौकर चाकर देखकर रवि चौंक जाता है। क्या बात है दीपा, तुम तो अंग्रेजों से गुलामी करवा रही हो। वैसे तुम यहाँ कैसे है, और तुम्हारी बीमारी? यहाँ के लोग इंसान की बीमारी को समझते हैं और उसे ठीक होने तक का वक्त देते हैं। मैं भी यहाँ इसीलिए आई हूँ। और वो सारी बात रवि को बताती है। कल पाद का कंपटीशन भी है। मैंने भाग लिया है। जीतने वाले को सुना है बड़ा पैसा मिलेगा। रवि दीपा को सुन रहा था। तभी दीपा को जोर से पाद आ जाती है। रवि मुस्कुरा देता है। क्या बात है, अब तुम्हें घिन नहीं आ रही? अरे जिस बात से मैं लखपति बन जाऊं उसमें घिन कैसे? मुझे माफ कर दो दीपा। रवि, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी यहाँ रहने और फिर से सेटल होने में। लेकिन हर कहानी के अंत में माफ कर देना ही नहीं होता। तुम्हारे बुरे व्यवहार को तो मैं भूल भी जाऊं, लेकिन मेरे माँ, पिता और भाई ने जो परेशानी झेली उसे कैसे भूल जाऊं? तुम्हारा कमरा ऊपर है, गुड नाइट। ये बोलकर दीपा वहां से एक लंबी सी पाद मारती निकल जाती है। अनन्या एक बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की है। वो अपने ससुराल में सबका ख्याल रखती है। अनन्या की जेठानी शर्मिला उसे सगी बहन की तरह प्यार करती है, लेकिन उसकी सास रेनू इस बात से जलती है। जब से अनन्या इस घर में आई है
शर्मिला तो मुझे भूल ही गई है, उसे याद भी नहीं कि इस घर में उसकी कोई सास भी है। जब देखो देवरानी जिठानी दोनों एक दूसरे से चिपकी रहती है। रेनू अपनी बहुओं को आवाज लगाती है। शर्मिला, ओ शर्मिला, अनन्या, कहाँ हो तुम दोनों? अरे आज किस कोने में बैठकर गुटुरगु हो रही है तुम दोनों की? सास की आवाज सुनकर दोनों बहुएं दौड़ती हुई आई। हाँ माँ जी, आपने बुलाया हमें? तुम दोनों क्या कर रही हो? आज रसोई घर का चूल्हा नहीं जला, आज हम सबको भूखा मारोगी क्या? माँ जी, हम कपड़े धो रहे थे। अरे जिस दिन कपड़े धुलेंगे उस दिन घर वालों को खाना नहीं दोगे क्या? अरे हमने भी अपने जमाने में घर संभाला है, लेकिन तुम्हारी तरह कभी नहीं किया। आजकल की बहुएं तो बस बात ही अजब निराली है। नहीं माँ जी, मैंने अनन्या को मना किया था कि वो मेरे साथ कपड़े ना धुलवाए और खाने की तैयारी कर ले, पर उसने कहा कि जल्दी से कपड़े धोकर साथ में खाना बना लेंगे। एक तो तुम दोनों का हर काम एक साथ होता है। अब धुल गए हो तुम्हारे कपड़े तो जाओ जाकर खाना बनाओ। अनन्या और शर्मिला खाना बनाने में लग जाती हैं। इतने में रेनू का पति मोहन घर आता है और आते ही अनन्या को आवाज देता है। अनन्या बहू, अनन्या बहू, जल्दी बाहर आओ। ए जी, घर में और भी लोग हैं ना? मैं भी आपके सामने बैठी हूँ। आप तो आते ही छोटी बहू के नाम का जाप करने लगे। मोहन कुछ बोल पाता, इतने में अनन्या बाहर आकर कहती है, पापा जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बहू, तुमने मुझे जो वो ऑनलाइन साड़ी बेचने का आइडिया दिया था ना, तो मैंने वैसा ही किया जैसा तुमने कहा था, और अब मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। पापा जी, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं सबके लिए मिठाई लाती हूँ। ये बोलकर अनन्या वहां से चली जाती है और रेनू अपनी छोटी बहू के बारे में सोचती है। धीरे धीरे ये अनन्या तो सबको अपने पक्ष में कर लेगी। मुझे जल्दी इसका कोई ना कोई इलाज करना होगा। अब रेनू ने ठान लिया था कि अपनी छोटी बहू को सबके सामने बदनाम करके रहेगी। उसके बाद से घर पर कोई मेहमान आता तो रेनू अनन्या की बुराई करने लग जाती और हर किसी से उसकी बुराई करती। एक दिन घर पर मोहन की बहन शांति आई। अनन्या ने बहुत खुश होकर उसका स्वागत किया। अरे बुआ जी, आप अंदर आइए ना। कैसी हैं आप? घर में सब कैसे हैं? बहू, सब ठीक है। बस भाई भाभी और बच्चों की याद आई तो आ गई तुम सबसे मिलने। जा, अपनी सास को तो बुला ला बेटा। अनन्या जाकर अपनी सास को बुला लाई और फिर शांति और रेनू आपस में बात करने लगे। कैसी हो भाभी? आज आप लोगों की याद आ गई तो सोचा आपसे और भाई से मिल लूं। भाभी, आपकी दोनों बहुएं तो बहुत अच्छी हैं। दूर के ढोल ना सुहावने लगते हैं। बड़ी बहू तो अच्छी है, लेकिन छोटी बहू का चाल चलन ठीक नहीं। उसे घर का कोई काम भी नहीं आता। अरे समझ में नहीं आता क्या करूं। कहाँ से ले आई आप ऐसी लड़की? आप तो बस इस बहू से अपना पीछा छुड़वा लो। लेकिन बात तो बहुत प्यार से कर रही थी। उसे देखकर लगता नहीं कि उसका चाल चलन बिगड़ा हुआ होगा। शांति के पेट में कोई बात नहीं पचती। शांति ये बात सबको बता देगी और मेरा काम आसान हो जाएगा। कुछ देर बाद शांति चली जाती है। रेनू की सारी बातें शर्मिला सुन लेती है। वो अपनी सास से बहुत गुस्से से कहती है, माँ जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपनी बहू की बदनामी कर रही हो। आपको ये बातें शोभा नहीं देती। अगर अब आपने ऐसा किया ना तो ये बात मैं सबको बता दूंगी। ये बोलकर शर्मिला वहां से चली जाती है। लेकिन रेनू अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो अपनी छोटी बहू को बदनाम करने की सारी कोशिशें करती रहती है। एक दिन शर्मिला की माँ उससे मिलने आती है। माँ, कैसी हो आप? मुझे कई दिनों से आपकी याद आ रही थी। अच्छा हुआ आप आ गई। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ किसी काम से आई थी, सोचा तुझसे भी मिल लूं। कैसी है तू? माँ, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ, आप बैठिए ना। नहीं बेटा, तू कहीं मत जा, यहाँ बैठ। मुझे एक बात तो बता, तेरी देवरानी की तो चारों तरफ बहुत बदनामी हो रही है। सुनने में आया है कि उसका चाल चलन कुछ ठीक नहीं है और वो किसी से ठीक से बात भी नहीं करती। देख, तू ना उससे दूर रही हो। मैं नहीं चाहती कि उसकी गंदी हरकतों का तेरे ऊपर कोई असर पड़े। माँ, आपको ये सारी बातें किसने बताई? पिछले हफ्ते तेरे पापा तेरे भाई के ससुराल गए थे, बस उन्होंने ही बताया। अब ज्यादा सवाल जवाब मत कर,
बस इस बात का ध्यान रख कि उससे दूर रहना। ऐसी बदनाम देवरानी का क्या फ़ायदा। अपनी सास से बोल दे कि उसे उसके मायके भेज दे। माँ, मेरी सास तो यही चाहती है कि मेरी देवरानी हमेशा के लिए अपने मायके चली जाए। उन्होंने ही मेरी देवरानी को बदनाम किया है। अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं उनकी सच्चाई सारे घर वालों के सामने ला कर रहूंगी। शर्मिला अपनी सास के नज़दीक रहना शुरू कर देती है। वो अनन्या से बात भी नहीं करती। ये देखकर उसकी सास बहुत खुश होती है। एक दिन उसकी सास ने उससे पूछा, क्या रे शर्मिला, आजकल तो अपनी बहन जैसी देवरानी के साथ नहीं रहती। तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा तो नहीं हुआ माँ जी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मेरी माँ आई थी ना, उन्होंने मुझे अनन्या से बोलने के लिए मना किया है। बोल रही थी कि तेरी देवरानी की बदनामी चारों तरफ हो रही है, तो तुझसे मत बोला कर। सही तो कह रही थी तेरी माँ, अपनी देवरानी से दूर रहा कर। माँ जी, एक बात तो बताओ। ये बात तो मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि अनन्या बुरी नहीं है। घर के सारे लोग उसे पसंद करते हैं। तो आपने उसे बदनाम किया कैसे? हर जगह उसकी बदनामी हो रही है। हमारे दूर दूर के रिश्तेदार जिससे हम कई कई सालों से नहीं मिले, वो भी अनन्या की बुराई कर रहे हैं। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। घर में कोई भी रिश्तेदार या पड़ोसी आता था तो मैं तेरी देवरानी की बुराई करने में लग जाती थी। इसीलिए तो तेरी देवरानी इतनी बदनाम हो गई। और उस दिन तेरी बुआ आई थी ना शांति, उसका तो पूछ ही मत। चलता फिरता अखबार है वो, उसके कानों तक कोई बात पहुंच गई ना, अगले दिन वो बात अखबार की सुर्खियां बन जाती है। लेकिन माँ जी, अनन्या तो बहुत अच्छी है, सबका बहुत ध्यान रखती है, सब उससे बहुत प्यार करते हैं। तो आपने उसकी बदनामी क्यों की? इसलिए ही तो मैंने उसकी बदनामी की। जो जगह इस घर में मेरी थी अब उसने ले ली। सब लोग उसके आगे पीछे घूमते थे, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रही इस घर में। शर्मिला अपनी सास की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसने अपने फ़ोन में सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और अगले दिन अपनी सास की जन्मदिन की पार्टी रखी। इस पार्टी में उसने सारे रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बुलाया था, पर इनमें से कोई भी अनन्या से बात नहीं कर रहा था। अनन्या दुखी होकर किचन में चली गई। अरे अनन्या, तुम यहाँ मुँह लटकाए क्यों बैठी हो? क्या हुआ? देखो ना भाभी, कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा। बात करना तो दूर, कोई मेरे हाथ से पानी का एक गिलास तक नहीं ले रहा। बताओ मैं क्या करूं? तुम कुछ मत करो, मेरे साथ चलो। शर्मिला अनन्या को अपने साथ बाहर ले जाती है और सभी मेहमानों से कहती है, सुनिए आप लोग, मुझे आप सभी से कुछ कहना है। आज मेरी प्यारी सासू माँ का जन्मदिन है, इसलिए आज मैं अपनी सास को एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहती हूँ। रेनू ये सुनकर बहुत खुश होती है। शर्मिला अपने मोबाइल से अपनी सास की रिकॉर्डिंग सबको सुनाती है। सभी रिश्तेदार और पड़ोसी हैरान हो जाते हैं। सभी अनन्या से माफ़ी मांगकर अपने घर चले जाते हैं। तब अनन्या अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। अब मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। रुको छोटी बहू, तुम अकेली नहीं जाओगी, हम सब तुम्हारे साथ जाएंगे। अरे भाग्यवान, तुम अपनी बहू की नफरत में इतनी अंधी हो गई कि तुमने अपने घर की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। ऐसी बहुएं पाने के लिए लोग तरसते हैं और तुम्हें इसकी कदर ही नहीं। माँ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आपने मेरी देवरानी को बदनाम करने की कोशिश की तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। रेनू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सबसे रो रो कर माफ़ी मांगती है, पर कोई उसे माफ़ नहीं करता।